हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और आप लोग की पढ़ाई आप लोगों से भी बढ़िया चल रही होगी। राइट। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग स्टार्ट किया था और हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल जो मेथड था रिस्क एनालिसिस का वो हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में निकाला जाता है और जिस प्रोजेक्ट का रिस्क जो है वो कम होगा उस प्रोजेक्ट को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर अलग अलग रिस्क आ रहा है, अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट को एनालाइज करने में और एक्सेप्ट करने में। जिस भी प्रोजेक्ट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या था सर? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस था पर रुपी आपका रिस्क कितना है। हर एक रुपया जो आप कमा रहे हो उस पे आपका जो रिस्क है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो हर एक रुपए के रिटर्न के बदले में जिसमें रिस्क कम होगा उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब हम लोग आज करेंगे बेटा कन्वेंशनल टेक्निक, और कन्वेंशनल टेक्निक के अंदर हमारे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल है। एक है आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट और एक है आपके पास सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। आइए स्टार्ट करते हैं पहले रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से। The use of risk-adjusted discount rate is based on the concept that investors demands higher return from the risky project। क्या बोल रहा है? कह रहा है जो इन्वेस्टर है उसे ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है रिस्की प्रोजेक्ट्स पे। The required rate of return on any investment should include compensation for delaying consumption plus compensation for inflation equals to risk-free rate of return प्लस कंपनसेशन फॉर एनी काइंड ऑफ रिस्क टेकन। तो वो क्या बोल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो हायर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस केस में वो बोल रहा है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का मतलब ये हो गया कि जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न तो उनको चाहिए ही चाहिए, प्लस जितना वो रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के लिए उनको कुछ एडिशनल रिटर्न चाहिए जिसको हम रिस्क प्रीमियम बोलेंगे। राइट। तो वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यहां पर आ जाइए, इसके बाद यहां पर आ जाइए। अ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज सम ऑफ रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम। The risk premium depends on the perception of the risk by the investor of a particular investment and the risk aversion of the investor। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ये रिस्क प्रीमियम जो है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका रिस्क की तरफ नजरिया कैसा है, उसका रिस्क एवर्जन कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है रिस्क की तरफ, और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे कैसा रिस्क इन्वॉल्व है। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट के अंदर से, आप प्रोजेक्ट ए में पैसा लगा रहे हो और प्रोजेक्ट ए में ऐसा लग रहा है कि रिटर्न्स बहुत बाद में आएंगे, रिटर्न्स बहुत बाद में आएंगे, इनिशियल स्टेजेस पे आपके पास रिटर्न बहुत कम है। अब जब ऐसा हो कि इनिशियल स्टेजेस पे आपने कम रिटर्न एक्सपेक्ट किया हुआ है, दैट मींस कि ये प्रोजेक्ट रिस्की है। अगर कस्टमर्स को हम जो चीज बना रहे हैं अगर वो पब्लिक को पसंद नहीं आई, उसकी मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं हुई, तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब जब हैवी रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, उस प्रोजेक्ट में अभी आपने पैसा लगा दिया है Y0 पे, इनिशियली आपके पास लो रिटर्न आएंगे। मान लो पहले 4 साल तक आपके पास लो रिटर्न एक्सपेक्टेड है और 4 साल के बाद आपके पास हाई रिटर्न आने शुरू होंगे, और ये हाई रिटर्न कब तक आएंगे? 8th ईयर तक। बात समझना मेरी बात को। अब तुम कोई भी काम कर रहे हो वो कुछ प्रोड्यूस करोगे ना भाई, कैपिटल बजटिंग कर रहे हो मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उसको मार्केट में बेचोगे और उसके बाद आपके पास रिटर्न आएगा। अब हमें यह लग रहा है कि पहले 4 साल हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बनाएगा, इसलिए लो रिटर्न मिल रहा है, और जब जगह बन जाएगी 4th ईयर तक उसके बाद हमारे पास हाई रिटर्न आने शुरू होंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में जगह बन ही जाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि ईयर 4 तक आप अपनी जगह बना ही ना पाओ, आप मार्केट से ही आउट हो जाओ। तो ऐसे केस में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, तो रिस्क परसेप्शन इन्वेस्टर का बढ़ेगा। तो वो ऑब्वियस है
कि रिस्क प्रीमियम की डिमांड करेगा कि मुझे नॉर्मल रिटर्न तो चाहिए ही बॉस, इसके अलावा जो मैं रिस्क ले रहा हूं इस प्रोजेक्ट के अंदर, मुझे उस रिस्क का भी रिटर्न चाहिए। अब ये जो है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगा, इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है मुझे रिस्क प्रीमियम कम चाहिए, आपको रिस्क प्रीमियम ज्यादा चाहिए। हर एक बंदे की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है और वो उस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बेसिस पे अपना ये रिस्क प्रीमियम क्या करता है, सेट करता है। तो कुल मिला के आपका जो डिस्काउंटिंग होगा कैश फ्लोज का, वो इस रेट पे नहीं होगा, वो इस पे होगा, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पे, यानी कि रिस्क प्रीमियम को इन्वॉल्व करके। एग्जांपल देखिएगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 5% का, और आपका जो रिस्क प्रीमियम है वो है सपोज कर लो 4% का, राइट। आपकी Y0 पे जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज कर लो आप पैसा लगा रहे हो 4 लाख रुपए, और आपके पास जो CFAT आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। आपके पास 1 लाख रुपए यहां आएंगे, 1.5 लाख रुपए यहां आएंगे, 2 लाख रुपए यहां आएंगे, 2,25,000 रुपए यहां आएंगे, और 2,90,000 रुपए यहां आएंगे, राइट। ये आपके CFAT एक्सपेक्टेड है, राइट। अब जब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप ये 5% और 4% का सम करके चलेंगे। मतलब आपको जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है वो 5% का नहीं लेना है, वो आपको 9% का लेके चलना है, और इस 9% पे आपका सारा काम होने वाला है, राइट। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। 1 डिवाइड बाय 1.09, 0.917, 0.842, 0.772, 0.708 एंड 0.650। ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ गए। अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। 1 लाख इंटू 0.917, 91,700, 1,50,000 इंटू 0.842, 1,26,300, 2 लाख इंटू 0.772, 1,54,400, 2,25,000 multiplied by 0.708, 159,300, और 2,90,000 इंटू 0.650, 1,88,500। अब इनका आप सम कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 91,700 प्लस 126,300 प्लस 154,400 प्लस 159,300 प्लस 188,500। ये आपके पास आ रहा है सर 7,20,200 रुपए। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, और माइनस कर दीजिए इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनिशियली आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, और ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको 3,20,200 रुपए का मेरे बच्चे एनपीवी निकाल के दे रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है, इसमें क्या किया आपने, ये बेसिक आपका कैपिटल बजटिंग ही है। बस द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो डिस्काउंटिंग आप उस रेट से करेंगे जिसके अंदर रिस्क प्रीमियम इंक्लूडेड होगा। डिस्काउंटिंग जो आप करेंगे, ये जो आपने डिस्काउंटिंग करी है, इस डिस्काउंटिंग के अंदर आप क्या करेंगे, आप जो रिस्क प्रीमियम वाला रेट है उसे आप इंक्लूड करके चलेंगे, राइट। ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लीजिए। एक एंटरप्राइज है, वो 100 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है एक प्रोजेक्ट पे,
रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% है, रिस्क प्रीमियम जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है वो भी 7% है, 5 साल इसकी लाइफ है। फॉलोइंग आर दी कैश फ्लोज दैट आर एस्टिमेटेड ओवर दी लाइफ। तो ये आपके पास कैश फ्लोज आने वाले हैं। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट। तो पहले उसने कहा कि एनपीवी निकालो बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट। तो अब इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग केवल 7% से करेंगे। तो ये रहे आपके पास कैश फ्लोज, ये रहे आपके पास कैश फ्लोज, और डिस्काउंटिंग देखिए 7% से हो रही है। 7% से डिस्काउंट करके आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपने माइनस कर दी, दिस इज योर एनपीवी, राइट। इसके बाद अगर वो कहता है आपको कि आपको कैलकुलेट करना है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 7% का आप ये ले लेंगे, और जो 7% का आपने रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्ट किया है उसे आप इंक्लूड कर लेंगे। दैट मीन्स 7% प्लस 7%, टोटल आपके पास 14% का डिस्काउंट रेट हो जाएगा। तो देखिए जब रिस्क एडजस्टेड से किया होगा तो हमने डिस्काउंट रेट कितना ले लिया, 14% का ले लिया। 14% के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली। प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 199.79, आउटफ्लो आप कर रहे हो 100 lakhs का, आपके पास एनपीवी आ जाएगी 99.79। बिल्कुल आसान है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में बेसिकली क्या करना है, जो आपका नॉर्मल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उस नॉर्मल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर जो रिस्क फैक्टर है, जो रिस्क प्रीमियम है, उसे ऐड कर दीजिए और उस वाले डिस्काउंटिंग रेट का इस्तेमाल, राइट जी सर। चलिए अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, और वो है आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड फॉर रिस्क एनालिसिस। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड फॉर रिस्क एनालिसिस। अब ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड क्या है, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड क्या है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड क्या है? देखिए सपोज करिए अगर मैं आपसे कहूं, मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे आज y0 पे 1 लाख रुपए दो, आप मुझे y0 पे 1 लाख रुपए दो, तो मैं आपको 60% चांस है, 60% चांस है कि मैं आपको हर साल, आने वाले सालों में हर साल 20,000 रुपीज दूंगा फॉर 20 ईयर्स। मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा 20 सालों के लिए। या फिर 40% चांस ऐसा है कि मैं आपको 15,000 रुपए दूंगा, या और कम कर देता हूं, मैं आपको 13,000 रुपए दूंगा फॉर 20 ईयर्स। दो सिनेरियोज हैं मेरे पास। 60% चांस ये है कि मैं आपको 20,000 दूंगा, और 40% चांस ये है कि मैं आपको 13,000 रुपए दूंगा। दैट मीन्स कि आपके पास एक सर्टेनिटी नहीं है कि आपके पास कितना पैसा आ सकता है। 60% प्रोबेबिलिटी है कि 20,000 आ जाएगा, 40% प्रोबेबिलिटी है कि 13,000 आ जाएगा। आपने कहा सर ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, आप 20,000 13,000 छोड़ दो, आप मुझे ये बताओ कि मिनिमम आप मुझे कितना दे दोगे। मैं इनको देख ही नहीं रहा हूं, आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आप मुझे ये बताओ, मुझे 60-40 समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे मिनिमम बताओ गारंटीड कि आप कितना दोगे। ये तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, आप मेरे को सर्टेनली बताओ कि मिनिमम कितना रिटर्न आ जाएगा, मिनिमम मिनिमम कितना दे दोगे। तो मैंने आपसे कहा कि मैं मिनिमम अगर देख के चलूं, मिनिमम अगर मैं लेके चलूं, तो मिनिमम मैं आपको 12,000 रुपए हर साल दे दूंगा।
मिनिमम मैं आपको 12,000 रुपए हर साल दे दूंगा। तो ये क्या है, ये 12,000 सर्टेन है, ये 12,000 क्या है, सर्टेन है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई कुछ हो जाए मैं आपको 12,000 तो दे ही दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आपको 12,000 तो दे दूंगा। मतलब आपका जमीन ऊपर नीचे हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, जमीन ऊपर चली जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 12,000 रुपए तो सर मेरे से मिलेंगे मिलेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको हर महीने, सॉरी हर साल 12,000 रुपए दे दूंगा। तो यहां पर सर्टेनिटी क्या आ गई, सर्टेनिटी आ गई कि सर आप हमें हर महीने या हर साल कितने रुपए दे देंगे, आप हमें हर साल 12,000 रुपए दे देंगे। इस बात की सर्टेनिटी आ गई है, राइट। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग अब जब डिसीजन लोगे तो डिसीजन वो 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ 20,000, 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ 13,000, इसके बेसिस पे नहीं लोगे। डिसीजन आप किसके बेसिस पे लोगे, सर जो आप सर्टेन सर्टेन बोल रहे हो ना 12,000 रुपए, इसके बेसिस पे लोगे। अच्छा अब एक बात सोच के बताओ, तुम्हें 12,000 मिलेंगे, क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, नहीं सर, इसमें अब कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपने छाती ठोक के बोल दिया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुम्हें 12,000 तो देंगे ही देंगे। तो ये 12,000 जो है सर्टेन है, इसके अंदर कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अब जब अपन डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटिंग जब अपन करेंगे तो डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, सर डिस्काउंटिंग अब अपन करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से। क्यों, क्योंकि सर इस 12,000 में तो अब कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। लॉजिक समझा, हमने क्या किया, हमने इनफ्लोज में से रिस्क हटा दिया। 20,000 आएगा कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, 13,000 आएगा कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन 12,000 में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर 12,000 में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी डिस्काउंटिंग भी ऐसे रेट ऑफ रिटर्न से होनी चाहिए जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो। हमेशा ध्यान रखना, आपके जो कैश फ्लोज हैं और जो आपका डिस्काउंट रेट है ये हमेशा मैच होना चाहिए। अगर कैश फ्लोज में रिस्क इन्वॉल्व है तो डिस्काउंटिंग में भी रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए, और अगर आपके कैश फ्लोज में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है तो जो डिस्काउंट रेट होना चाहिए वो भी आपका रिस्क फ्री ही होना चाहिए, राइट। तो अब अगर मैं आंसर निकालूं, सपोज कर लो मेरा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट गिवन है क्वेश्चन में 16% का, और रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सपोज कर लीजिए 7% का, या बढ़ा देता हूं, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है इसके अंदर 10% का। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, रिस्क फ्री हो जाएगा 16% माइनस 10%, दैट इज 6%। तो आपका रिस्क फ्री रिटर्न हो गया बेटा 6%। अब आप क्या करोगे, डिस्काउंटिंग 6% से करोगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग एनपीवी निकालने जा रहे हैं। एनपीवी कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आप लोगों को मैं हर साल 12,000 रुपए दूंगा, तो एनपीवी आप कैसे निकालोगे, CFAT मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पीवीएफ एट 6% फॉर 20 ईयर्स, 20 साल का माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, चलिए अब जरा 20 साल का निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल्स टू m प्लस, एक बार हो गया, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, वन डिवाइड बाय वन डिवाइड बाय
ये आ रहा है बेटा 11.469, 11.469। तो आपके पास 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 11.469, 11.469 माइनस 1,00,000। ये मैंने सम निकाल लिया है 6% का 20 साल के लिए, राइट। अब इसमें अगर मैं 12,000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1,37,640 माइनस 1,00,000, दैट मीन्स 37,640 रुपीज का आपके पास एनपीवी आ जाएगा। आप प्रोजेक्ट क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये सर्टेनिटी कैसे आएगी, हमारे पास ये क्वेश्चन में सर्टेनिटी कैसे आएगी सर, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे सर्टेन कैश फ्लोज कितने हैं। तो बच्चे आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर दिया जाएगा। और आप सर्टेनिटी या सर्टेन कैश फ्लोज कैसे निकालेंगे, आप सर्टेन कैश फ्लोज निकालेंगे जो आपको कैश फ्लोज दिए होंगे उनके साथ आप सर्टेनिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सर्टेन कैश फ्लोज आ जाएंगे। ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा। और फिर आपका स्टेप 2 नॉर्मल तरीके से आप क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करा देंगे एट रिस्क फ्री रिटर्न के साथ, डिस्काउंटिंग करा देंगे रिस्क फ्री रिटर्न के साथ। एंड लास्ट स्टेप में आप एनपीवी कैलकुलेट करें। तो 3 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला काम, जो आपके कैश फ्लोज हैं उन्हें सर्टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सर्टेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उससे आप सब मल्टीप्लाई करके सर्टेन कैश फ्लोज फाइंड कर लेंगे। और एक बार ही आपको सर्टेन कैश फ्लोज मिल गए उसके बाद तो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। आपको जो बस इस बात का ध्यान रखना रहेगा कि जो डिस्काउंटिंग अपने को करनी है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से करनी है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपके पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन हो। देखो, इफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज ₹45 लाख एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। तो आपसे वो कह रहा है कि सर आप हमें एनपीवी निकाल के बताओ अंडर दी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। अब आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज गिवन है और एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट गिवन है। अब इसका मतलब क्या है, 10 लाख आएगा इसके चांसेस 0.90 है, मतलब कि 90% है। 10% रिस्क है कि 10 लाख नहीं आएगा, 10% रिस्क है कि 10 लाख नहीं आएगा, 90% सर्टेन है। 15 लाख आएगा इसके चांसेस 0.85 है, 20 लाख आएगा 0.82, 25 लाख आएगा 0.78। अब इनका आपस में जब अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास सर्टेन कैश फ्लोज आ जाएंगे। और फिर सर्टेन कैश फ्लोज को इनसे हम डिस्काउंट करवा लेंगे। आइए, एनपीवी कैसे निकलेगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज गिवन है 10, 15, 20, 25। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। और हमारे पास सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट दिया हुआ है जिसको आप सीई फैक्टर भी बोल सकते हो। तो सीई फैक्टर आपको गिवन है 0.90, 0.85, 0.82, 0.78। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सर्टेनिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। भाई ऑब्वियस है ना कि ईयर 1 ज्यादा नजदीक है तो उसको आप इजीली फोरकास्ट कर सकते हो, लेकिन ईयर 4 दूर है तो उसकी फोरकास्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए वहां पर सर्टेनिटी क्या है, कम है। सिंपल सा लॉजिक है, जितना आप आगे जाते जाओगे उतना आपकी सर्टेनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है हमको, राइट।
तो अब आपके पास सी फैक्टर आ चुका है। अब आप क्या करो, अब आप सर्टेन कैश फ्लोज फाइंड कर लो। सर्टेन कैश फ्लोज कैसे निकलेंगे, अगर ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो आप क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे। तो इधर आ जाएगा सर आपके पास 9 लाख रुपए। 15 लाख का मल्टीप्लाई आप 0.85 से करोगे, आपके पास आ जाएगा 12,75,000 रुपीज। 20 लाख का मल्टीप्लाई आप 0.82 से करोगे, आ जाएगा 16,40,000 रुपीज। एंड फाइनली 25 लाख का मल्टीप्लाई आप 0.78 से करोगे, आपके पास आ जाएगा सर 19,50,000 रुपए। 19,50,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, अब बस आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए एट द रेट ऑफ 5%। डिस्काउंट रेट कितना है सर, डिस्काउंट रेट 5% का है, तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी 5% का ही चाहिए, राइट। तो 5% का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.05, 0.952 इक्वल्स टू 0.907 इक्वल्स टू 0.863 इक्वल्स टू 0.822। अब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9 लाख इंटू 0.952, 856,800, 856,800, 12,75,000 इंटू 0.907, 1156,425, 1156,425, 16,40,000 इंटू 0.863, 14,15,320 and 19,50,000 into 0.822, 16,02,900। इसका हम लोग सम कर लेंगे, 14,15,320 प्लस 11,56,425 प्लस 856,800, 50,31,445, 50,31,445। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, और इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 45 लाख। रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 5,31,445। दिस इज योर एनपीवी, दिस इज योर एनपीवी। चेक करना है, चेक करना है। 5,34,570, 5,34,570, 45 लाख से ही माइनस कर रहे हैं। फर्क क्यों आ रहा है सर, फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने राउंडिंग ऑफ में थोड़ा सा उधर उधर किया होगा, उसी का अंतर है, उसके अलावा और कोई अंतर नहीं। अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर सेम आ रहा है। 5 लाख की फिगर है, 3,000 का इधर उधर चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम है क्योंकि हमने जो राउंडिंग ऑफ करी है वो 3 डेसिमल्स तक करी है, और इन्होंने हो सकता है इसको एग्जैक्ट फिगर्स तक लिया हो, इसलिए इनका जो आंसर है वो इतना आ रहा है, राइट। एक्सेप्टेबल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच भी हो गया है, अब हमें अदर टेक्निक्स की बातें करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप लोग के सारे हो चुके हैं। अब आ रहा है आपके पास सेंसिटिविटी एनालिसिस, और ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है ये समझ लेते हैं, और फिर हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बेटा, कैपिटल बजटिंग आप लोग इतने समय से कर रहे हो, तो आप लोग को एक बात समझ में आई होगी कि एनपीवी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका रेवेन्यू, सबसे पहला वेरिएबल रेवेन्यू। रेवेन्यू में से आप वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करते हो, जो रिजल्ट आता है उसे आप कंट्रीब्यूशन बोलते हो। कंट्रीब्यूशन में से फिर आप माइनस करते हो मेरे बेटा फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिर जो आता है उसे आप
प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स बोलते हो। प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करते हो, जो रिजल्ट आता है उसे आप पैट बोलते हो। पैट में आप वापस से डेप्रिसिएशन ऐड करके CFAT फाइंड कर लेते हो, और फिर CFAT की मदद से और डिस्काउंट रेट के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की मदद से, डिस्काउंट रेट के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की मदद से आप क्या निकाल लेते हो, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फाइंड कर लेते हो, और फिर आप इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हो, और फिर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आप क्या बोलते हो, एनपीवी बोलते हो। यही तो फंडा है आपका कि कुछ और है? यही तो फंडा है कि कुछ और है? तो यहां पर कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं सर? एक वेरिएबल जो है वो है आपका रेवेन्यू, दूसरा वेरिएबल है आपका वेरिएबल एक्सपेंस, तीसरा वेरिएबल है आपकी फिक्स एक्सपेंसेस, चौथा वेरिएबल है आपका टैक्सेस। इसके बाद आपके पास अगला जो वेरिएबल है वो है आपका डिस्काउंट रेट। तो बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं एनपीवी निकालने के लिए। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कहता है कि आप ये देखो कि एनपीवी पे चेंज कितना आएगा अगर हम इन वेरिएबल्स को चेंज करें। मतलब इनमें से कौन सा वेरिएबल ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी अगर उसमें चेंज करे तो एनपीवी में ज्यादा चेंज आ जाए। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसमें थोड़ा सा भी अगर चेंज आए और एनपीवी जो है वो जीरो हो जाए, या वो एनपीवी को इंपैक्ट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मोर सेंसिटिव आइटम या मोर सेंसिटिव वेरिएबल। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में अपने को क्या करना है सर? इस सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमको इंपैक्ट फाइंड करना है ऑफ चेंजेस इन द वेरिएबल्स ऑन द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन द वेरिएबल ऑन द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। और आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट से हमारा मतलब क्या है सर? आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट से हमारा मतलब है एनपीवी से। और इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन द वेरिएबल, चेंजेस इन द वेरिएबल का मतलब आपने रेवेन्यू चेंज किया, एक्सपेंसेस चेंज किए, टैक्स चेंज किया, डिस्काउंट रेट चेंज किया, तो इनके चेंजेस से आपके एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आया वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और जो सबसे कम चेंज होके एनपीवी में ज्यादा इंपैक्ट डाल दे, जो सबसे कम चेंज होके एनपीवी में ज्यादा इंपैक्ट डाल दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोर सेंसिटिव। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोर सेंसिटिव वेरिएबल। चलिए मैं आपको करके बताता हूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास CFAT है, CFAT है, या CFAT छोड़ दो, मैं ऐसे अगर आपको बता दूं कि आपके पास चलो CFAT ले लेते। आपके पास CFAT है 1,00,000 रुपए पर एनम। हर साल आप 1,00,000 रुपया कमाओगे और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, सपोज कर लो 3,00,000 रुपए। लाइफ है प्रोजेक्ट की 6 साल। डिस्काउंट रेट है आपका 10%। डिस्काउंट रेट है आपका 10% का, राइट? अब आपको बताना है सर कि आपका एनपीवी कितना है। फाइंड मोर सेंसिटिव वेरिएबल। फाइंड मोर सेंसिटिव वेरिएबल। दो चीजें आपको फाइंड करनी है इसके अंदर।
सबसे पहला काम हम लोग एक कर लेते हैं कि हम लोग एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। एनपीवी कैलकुलेट करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो चुका है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करनी है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कैसे निकलेगी सर? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालने के लिए हमें CF80 चाहिए, CF80 चाहिए पर एनम की, और इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर 6 ईयर से। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाएगी और इसमें से फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को हम माइनस कर देंगे। तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1.10, 2 4 5 6, 4.355 और माइनस आउटफ्लो कितने रुपए का है? आउटफ्लो है आपके पास 1 लाख रुपए का, सॉरी आउटफ्लो है आपके पास 3 लाख रुपए का, आउटफ्लो है आपके पास 3 लाख रुपए का। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4,35,500, और अगर मैं आपको एग्जैक्ट ही दे दूं तो एग्जैक्ट में 4,35,526 माइनस 3 लाख आपके पास आ जाएगा बेटा 1,35,526 एनपीवी। यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काम तो हम लोग काफी समय से करते हुए आ रहे हैं। एनपीवी हमने निकाल लिया है, अब हमें सेंसिटिविटी फाइंड करनी है हर एक वेरिएबल की। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं CF80 में कितना चेंज करूं कि मेरा एनपीवी 0 हो जाए? मैं कितना चेंज करूं CF80 में, मैं कितना चेंज करूं CF80 में कि मेरी एनपीवी 0 हो जाए? चेंज इन CF80 सो दैट एनपीवी इज 0। ध्यान से देखिएगा। तो मैं एनपीवी इज इक्वल्स टू CF80 मल्टीप्लाइड बाय जो सम है उसका 4.355 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज 1 लाख। मैंने फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिखा है, इतना आप लोग कर लेंगे। और एनपीवी हमको 0 चाहिए। 0 4.355 CF80 माइनस 1 लाख। CF80 is equals to 1 lakh divided by 4.355। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4.355, इसको आपने सॉल्व करना है तो आ जाना है 22,962 रुपए। सर ये आपने 1 लाख क्यों ले लिया? फिर से यहां पर 3 लाख है, यहां पर सर 3 लाख है, ठीक है। 3 लाख को आप डिवाइड करेंगे 4.355 से तो आपके पास आ जाएगा 68,886। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं CF80 को रिड्यूस कर देता हूं तो मेरा एनपीवी क्या आ जाएगा? मेरा एनपीवी 0 आ जाएगा। तो अब जरा फाइंड करो परसेंटेज सेंसिटिविटी ऑफ CF80। हमें कितना चेंज करना पड़ेगा? सर 1 लाख है, 1 लाख से 68,886 पे आना है। तो कितना चेंज किया आपने?
आपने चेंज किया 31,000, अरे यार, हाँ ठीक है, 31,114 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, दैट मीन्स 31.114% सेंसिटिव है। अगर आपका CFAT 31.114% डिक्रीज कर दी जाए तो आपकी एनपीवी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब दूसरा मैं ले रहा हूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करें कि आपकी एनपीवी जीरो हो जाए। तो एनपीवी जीरो का मतलब होता है, एनपीवी जीरो का मतलब होता है कि आपका सीएफएटी तो सेम रहेगा। सीएफएटी आपके पास हर साल आ रहा है मेरे बच्चों 1 लाख रुपए का। जी सर, हर साल आपने 1 लाख रुपए का सीएफएटी लिया है, तो सीएफएटी में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 लाख इंटू 4.355 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो की जगह पे मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, तो 0 इज इक्वल्स टू 4,35,526 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 4,35,526 हो जाएगी तो आपका एनपीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो परसेंटेज सेंसिटिविटी कितनी है, सिंपल तरीका होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज तुम कितना कर रहे हो, 1,35,526 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1,35,526 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, यानी कि ये 45.17% सेंसिटिव है। इसमें 45.17% अगर इंक्रीज करेंगे, 45.17% जब इंक्रीज करेंगे तो हमारा एनपीवी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि सीएफएटी में और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कौन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो सीएफएटी ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि सर ये कम चेंज हो रही है और एनपीवी जीरो हो रही है। अगर मैं सीएफएटी को 31% चेंज करता हूं तो मेरा एनपीवी जीरो होगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 45% चेंज करता हूं तो मेरा एनपीवी जीरो होगा। दैट मींस इन दोनों में ज्यादा सेंसिटिव कौन है, इन दोनों में ज्यादा सेंसिटिव सीएफएटी है। भाई जिसको कम छेड़ने से ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, भाई कितना छेड़ रहे हो, इसको केवल 31% छेड़ना है, और 31% जब छेड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, इसको 45% छेड़ना पड़ेगा, मतलब ये ज्यादा ढीठ है, ये ज्यादा ढीठ है। तो ज्यादा ढीठ है मतलब कि ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ये कम सेंसिटिव है, और ये ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, जितना परसेंटेज कम उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी, ऐसे समझ लो। अब हम बात करें डिस्काउंट रेट की। हम डिस्काउंट रेट कितना चेंज करें, डिस्काउंट रेट कितना चेंज करें कि एनपीवी जीरो हो जाए। तो आपका एनपीवी इज इक्वल्स टू CFAT multiplied by sum of PVF minus initial investment। एनपीवी आपके पास जीरो है, CFAT आपके पास 1 लाख रुपए की है, सम ऑफ पीवीएफ आपको फाइंड करना है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास 3 लाख रुपए की है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सम ऑफ पीवीएफ निकल कर आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख
इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 3, एग्जैक्टली 3। सम ऑफ पीवीएफ आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है। सम ऑफ पीवीएफ आ रहा है हमारे पास 3। अब ये पता करो कि सम ऑफ पीवीएफ फॉर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स का सम ऑफ पीवीएफ, ऐसा कौन सा रेट है, ऐसा कौन सा रेट है जिसका 6 ईयर्स का सम 3 आता है, जिसका 6 ईयर्स का सम 3 आता है। तो इसको जब आप लोकेट करोगे, आपको एग्जाम में गिवन रहेगा, अलग अलग रेट्स गिवन रहेंगे, अलग अलग रेट्स का जो सम है 6 ईयर्स का वो गिवन रहेगा, तो आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलता है मेरे बच्चे अराउंड 26% के आसपास। तो आपका ये जो सम ऑफ पीवीएफ है, इसको अगर आप लोकेट करोगे, इसको अगर आप लोकेट करोगे तो ये आपको लोकेट होगा 26% के पास। तो अगर आपका डिस्काउंट रेट 10% से बढ़ के 26% पे आ जाए तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? इसकी सेंसिटिविटी कितनी है सर? 26% पे ला रहे हो, पहले 10% हुआ करता था, और अगर अब आप ये परसेंटेज चेंज फाइंड करोगे तो परसेंटेज चेंज निकलेगा 16 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। 16 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 160%। 160% जब आपका डिस्काउंट रेट चेंज होगा तो जाके आपकी एनपीवी क्या होगी? 0 होगी। तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग दी सेंसिटिविटी। कुल मिला के आपको इंपैक्ट फाइंड करना है, आपको इंपैक्ट फाइंड करना है वेरिएबल के चेंज का ऑन एनपीवी। वेरिएबल के चेंज का ऑन एनपीवी आपको इंपैक्ट फाइंड करना है, जो सबसे कम चेंज होके एनपीवी पे ज्यादा इंपैक्ट डाले, सबसे कम चेंज होके एनपीवी पे ज्यादा इंपैक्ट डाले, वो आपका सबसे ज्यादा सेंसिटिव वेरिएबल है। तो हमारे पास अगर सीएफएटी 31% चेंज होती है तो एनपीवी 0 हो जाएगी। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 45% चेंज होती है तो एनपीवी 0 हो जाएगी। और अगर आपका डिस्काउंट रेट 160% इंक्रीज होता है तो आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी। तो इट इज बेटर, और आई कैन से कि इन तीनों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है? सबसे ज्यादा सेंसिटिव है आपका CFAT। अगर मैं ये बोलूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है तो CFAT ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो आपका एनपीवी को ज्यादा हिट करेगा एज कंपेयर टू अदर वेरिएबल, राइट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। X Limited is considering its new product with the following details। इनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 400 करोड़ की, एनुअल यूनिट सेल्स है 5 करोड़ की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100 करोड़ का, सॉरी 100 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपए की, फिक्स कॉस्ट है 50 करोड़ की, डिस्काउंट रेट है 6% का। कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है आपसे एनपीवी। कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी of a 2.5% adverse variance in each variable. Which variable is having the maximum effect? Consider the life of the project as a 3 years। तो आपको प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल लेके चलनी है, और 3 साल लेके सबसे पहले तो आप ये काम करो कि आप एनपीवी कैलकुलेट कर लो। 3 साल की लाइफ लेके सबसे पहले आप एनपीवी कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 7, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। टैक्स रेट दिया है क्वेश्चन में? नहीं, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, तो डेप्रीसिएशन नहीं निकालना पड़ेगा। आप कैश फ्लो फाइंड कर लो कि कैश फ्लो कितना आएगा। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन है 100 माइनस 50। टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लीजिए। आप कितनी यूनिट्स बेचने वाले हो? 5 करोड़, और हर यूनिट पे 50 रुपीज़ आप कमाने वाले हो, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ का आ जाएगा। इसके बाद अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि
कैश फ्लो फाइंड कर लो तो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन है आपके पास 250 करोड़ का और 50 करोड़ की फिक्स कॉस्ट, 250 करोड़ माइनस 50 करोड़ 200 करोड़। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही आपके लिए कैश फ्लो बन जाएगा क्योंकि कोई भी टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो आपने कैश फ्लो का कैलकुलेशन कर लिया है। अब सेकंड काम, आप एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिए। एनपीवी का कैलकुलेशन कर लीजिए। एनपीवी कैसे निकलेगी, एनपीवी इज इक्वल्स टू एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनफ्लो के लिए CFAT मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 6% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 3 years माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। CFAT आपके पास आ रहा है 200 करोड़ का और डिस्काउंट रेट आपका 6% था। 6% का 3 साल का सम 1 डिवाइड बाय 2.673 और आपका इन्वेस्टमेंट है 400 करोड़ का। आपके पास 134.60 करोड़ का 134.60 करोड़ का क्या आ गया, 134.60 करोड़ का आपके पास एनपीवी आ गया। चेक कर लीजिए, 134.60 करोड़ का आपके पास एनपीवी आ गया। अब वो कह रहा है कि आप हर एक वेरिएबल को ध्यान से पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी ऑफ अ 2.5% एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स वेरिएंस मतलब हर एक चीज को 2.5% एडवर्स कर दो, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 2.5% ऐड कर दो, आपके यूनिट सेल्स में 2.5% कम कर दो, आपके फिक्स कॉस्ट में 2.5% ऐड कर दो। अगर आप ये करते हो तो इससे आपके एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इन्होंने किसको किसको चेंज किया है, इन्होंने इनिशियल कैश फ्लो को चेंज किया है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को, सेलिंग प्राइस को चेंज किया है, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज किया है, फिक्स कॉस्ट को चेंज किया है और यूनिट्स सोल्ड को चेंज किया है। इन्होंने हर एक आइटम को चेंज किया है, बस डिस्काउंटिंग रेट को चेंज नहीं किया है। डिस्काउंटिंग रेट आपका सेम रहेगा, 6% वाला ही। तो आइए हम लोग भी एक एक करके चेंज करने शुरू करते हैं। एनालिसिस ऑफ 2.5 adverse variance on each variable। चलिए, सबसे पहले अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है बाय 2.50%, अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाता है बाय 2.50%, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा ये देखते हैं। दैट इज, आपकी जो नई इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 400 करोड़ प्लस 400 करोड़ का 2.5%, 400 करोड़ प्लस 400 करोड़ का 2.5%, यानी कि आपकी नई इन्वेस्टमेंट होगी 410 करोड़। अब इसका इंपैक्ट ऑन एनपीवी क्या होगा, आपके इनफ्लो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इनफ्लो आपका 200 करोड़ का ही रहेगा। सम ऑफ पीवीएफ में भी कोई फर्क नहीं आएगा, 2.673 ही रहेगा। और अब आपका आउटफ्लो 410 करोड़ का हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो एनपीवी आएगी
वो अब 10 करोड़ कम आएगी, 124.60 करोड़ आएगी। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? परसेंटेज चेंज कितना हो गया सर? आपकी 10 करोड़ से एनपीवी कम हो गई 134.60 करोड़ में से। तो 10 डिवाइड बाय 134.60 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 7.43%। दैट मीन्स कि अगर आप 2.5% से इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, इफ 2.5% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट विल लीड टू 7.43% डिक्रीज इन एनपीवी। ठीक है, तो 2.5% इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाते हो तो 7.43% आपकी एनपीवी गिर जाती है। अब अगर आप इफ सेल यूनिट्स आर डिक्रीज्ड बाय, बी वाला पार्ट कर रहा हूं, अगर सेल यूनिट डिक्रीज कर देते हो बाय 2.5%, अभी आप कितनी यूनिट्स बेच रहे थे सर? अभी हम लोग बेच रहे हैं 5 करोड़ यूनिट्स। अभी हम लोग कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं सर? अभी हम लोग बेच रहे हैं 5 करोड़ यूनिट्स। तो इफ सेल यूनिट इज डिक्रीज्ड बाय 2.5, डिक्रीज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एडवर्स इफेक्ट देना है। दैट मीन्स मेरी जो नई सेल यूनिट्स होंगी वो होंगी 5 करोड़ माइनस 2.5% ऑफ 5 करोड़। 4.875 करोड़। आपका नया कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 4.875 करोड़ यूनिट्स आप बेच रहे हो और हर यूनिट पे आपको 50 रुपीज का फायदा होता है। हर यूनिट पे आपको 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता है। दैट मीन्स 243.75 करोड़। नया कैश फ्लो कितना होगा? नया प्रॉफिट या फिर कैश फ्लो कितना होगा? 243.75 करोड़ कमाओगे, इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे। फिक्स कॉस्ट है आपके पास 50 करोड़ की, यानी कि नया प्रॉफिट और कैश फ्लो आप कह लो तो आपके पास आएगा 193.75। तो अब आपके पास जो एनपीवी निकलेगी वो कैसे निकलेगी? 193.75 आपका सीएफएटी है, इसका मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पीवीएफ से 2.673 से, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, माइनस कर देंगे इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और आउटफ्लो में आपके लग रहे हैं 400 करोड़। आउटफ्लो में लग रहे हैं आपके 400 करोड़। तो 193.75 इंटू 2.673, ये मैंने 193.75 मल्टीप्लाइड बाय 2.673 माइनस 400, 117.89 करोड़ की एनपीवी आ गई। मतलब कि आपका रिडक्शन इन एनपीवी कितना हुआ? पहले आप 134.60 कमाते थे और अब आप 117.89 कमाएंगे। तो चेंज कितना आ रहा है? 12.41%। मतलब कि अगर आप 2.5% कम यूनिट्स बेचोगे, 2.5% कम यूनिट्स बेचोगे तो 12.41% आपका इंपैक्ट आ जाएगा किसके ऊपर? 12.41% का इंपैक्ट आ जाएगा आपके एनपीवी के ऊपर। अगर आप सेलिंग प्राइस
रिड्यूस कर दोगे बाय 2.5%, तो आपका जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? आपका न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 100 का 2.5%। नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 97.50। नया कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 97.50 में से माइनस हो जाएगा आपका 50, यानी कि आपका नया कंट्रीब्यूशन आएगा 47.50 पर यूनिट। इसके बाद आपका प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट निकलेगा यूनिट सोल्ड, 5 करोड़ यूनिट्स बेची हैं, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन 47.50 पर यूनिट, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है 50 करोड़ की, तो 47.5 इंटू 5 करोड़ माइनस 50 करोड़, 187.5 करोड़ का आपके पास प्रॉफिट आएगा, यानी कि आपके पास कैश फ्लो आएगा। अब अगर आप एनपीवी निकालोगे तो एनपीवी 187.50, ये आपका एनुअल सीएफएटी है, 2.673 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.673 के साथ मल्टीप्लाई करिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है आपके पास 400 करोड़ की, इंटू 2.673, 501, एनपीवी आ जाएगी 101.18, यानी कि रिडक्शन इन एनपीवी कितना रिकॉर्ड हुआ? आपकी एनपीवी 134.60 हुआ करती थी, जो कि गिर के 101.18 रह गई है। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज कितना है? 134.60 माइनस 101.18 डिवाइडेड बाय 134.60 टू 100, 24.83% का रिडक्शन आ रहा है। 24.83% का रिडक्शन आ रहा है एनपीवी के अंदर, राइट मेरे बच्चों? जी सर। अब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दूं बाय 2.50%, तो क्या होगा? तो सर आपकी नई वेरिएबल कॉस्ट जो होगी, अभी 50 रुपए पर यूनिट पे है, तो ये 50 का 2.5% आप ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 51.25 रुपीस हो जाएगी। और अब आपका जो नया कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट, वो आ जाएगा 100 माइनस 51.25। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं एक एक वेरिएबल ही चेंज कर रहा हूं। जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट चेंज करी है तो मैंने सेल्स सेम उठाई है, सेलिंग प्राइस मैंने सेम उठाया है। एक एक वेरिएबल को चेंज करना है और उसका इंपैक्ट देखना है, बाकी वेरिएबल सेम रहेंगे। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर रहा हूं तो बाकी वेरिएबल्स यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, फिक्स कॉस्ट, ये सब कुछ सेम रहेगा। तो मेरा नया कंट्रीब्यूशन आ रहा है 48.75, मेरा नया प्रॉफिट यानी कि मेरा कैश फ्लो आ जाएगा 5 करोड़ यूनिट्स हम बेचेंगे, हर यूनिट पे हमको 48.75 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस 50 करोड़ की हमारी फिक्स कॉस्ट है, 193.75 करोड़, राइट? अब आपको एनपीवी निकालनी है, 193.75 करोड़ मेरा एनुअल सीएफएटी है, 2.673 मेरे पास सम ऑफ पीवीएफ है 6% का 3 साल के लिए, और 50 करोड़ की मेरी 50 करोड़ की मेरी नहीं 400 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट है। $117.89 आ जाएगा। रिडक्शन इन एनपीवी कितना रिकॉर्ड हुआ? सर 134.60 था,
117.89 रह गया, तो चेंज कितना आया? चेंज आ गया 134.6 माइनस 117.89 डिवाइड बाय 134.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका चेंज आ गया है बेटा 12.41% का। अब एक लास्ट चीज रह गई है, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 2.5%। दैट इज आपकी जो नई फिक्स कॉस्ट है वो होगी 50 करोड़ प्लस 50 करोड़ का 2.50%, 51.25 CR की आपके पास नई फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और नया प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा? 5 करोड़ यूनिट्स आप बेचते हो और करंटली आपका 50 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, और माइनस हो जाएगा अब 51.25 CR। तो 250 करोड़ में से 51.25 माइनस कर दिया, 198.75 CR का नया प्रॉफिट यानी कि नया कैश फ्लो। अब आपको एनपीवी निकालनी है, तो 198.75 मल्टीप्लाइड बाय 2.673 माइनस 400 करोड़। सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, बाकी सारे वेरिएबल सेम रह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सेंसिटिविटी कितनी आ रही है। इसका एनपीवी निकालोगे तो 131.25 आएगी। रिडक्शन कितनी रिकॉर्ड हुई है सर? 134.60 हुआ करती थी, 131.25 पे आ गई है। परसेंटेज चेंज अगर आप फाइंड करेंगे सर, तो परसेंटेज चेंज आएगा 134.6 माइनस 131.25 डिवाइड बाय 134.6 इंटू 100, कुल 2.48% का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि आपको किसने क्या क्या चेंज दिया। सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज करी थी, फिर हम लोगों ने सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज किया, फिर हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज किया, फिर हमने सेलिंग यूनिट्स को चेंज किया, एंड फाइनली हमने फिक्स कॉस्ट को चेंज किया। तो इन्होंने आपको कितना कितना रिजल्ट दिया? तो जब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट बदली, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बदल के आपको 7.43% का बदलाव मिला। फिर आपको 12.41, 7.43, 12.41, 7.43%, 12.41%, वेरिएबल कॉस्ट को बदल के 24.83%, सेलिंग यूनिट्स को बदल के पहले मैंने सेल यूनिट बदल दी थी, सेल यूनिट को बदल के आया है 12. सेल यूनिट को बदल के आया है 12.4। और सेलिंग प्राइस को बदल के आया है, वेरिएबल कॉस्ट को बदल के आया है अगेन 12.4। वेरिएबल कॉस्ट को बदल के भी आया है 12.41। 2.4 और सेलिंग प्राइस को बदल के आया था 24.8, 0.48 वेरिएबल कॉस्ट से 12.41, सेलिंग प्राइस से 24.83, सेलिंग यूनिट से 12.4, 7. तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्या है? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आपका सेल है, क्योंकि सब में 2.5% चेंज हुआ है। सब में आपने 2.5% चेंज किया है, लेकिन इनके 2.5% चेंज में
जो एनपीवी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है, 2.5% चेंज ने सबसे ज्यादा एनपीवी पे जो इंपैक्ट डाला है वो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट ने। अगर आप सेलिंग प्राइस को बदलते हो तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको नजर पे आ रहा है 24.82%। द अबव टेबल शोज दैट वेरिंग वन वेरिएबल एट अ टाइम बाय 2.5%। हमने एक ही वेरिएबल को बदला है by varying one variable at a time by 2.5% while keeping the others constant. The impact in percentage terms on the NPV of the project can be calculated. Thus, it can be seen that the change in selling price has the maximum effect on the NPV, that is 24.82%. तो मैंने दो तरीके के आपको क्वेश्चन कराए। पहला जो मैंने कराया एग्जाम्पल में, उसमें मैंने कुछ आपको बताया नहीं कि आपको कितना चेंज करना है, वहां पर मैंने आपको बताया नहीं कितना चेंज करना है, तो वहां पर हमने ये एजम्पशन लिया कि एनपीवी जीरो हो जाएगी। एनपीवी जीरो हो जाए तो हमें कितना चेंज लेकर आना पड़ेगा ईच वेरिएबल के अंदर। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में जो हमने इंस्टीट्यूट का मटेरियल से क्वेश्चन किया, वहां उसने हमको बताया कि आपको कितना चेंज करना है। आपको चेंज करना है 2.5% हर वेरिएबल को, और उसके बाद आपको इफेक्ट को एनालाइज करना है, राइट। तो जैसे इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल पे किया हुआ है कि एक टेबल बना के उन्होंने कार्यक्रम किया है पूरा। आप चाहो तो टेबल बना के कार्यक्रम कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने प्रेजेंट किया है आप उस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, राइट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले टॉपिक की बात करते हैं, सिनेरियो एनालिसिस की। ये आपका लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से हो जाएगा समाप्त। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर नाउ, राइट। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट का नाम जो है वो है सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों सिनेरियो एनालिसिस, राइट। सिनेरियो एनालिसिस क्या है? सिनेरियो एनालिसिस है आपके पास तीन अलग अलग सिनेरियोज अवेलेबल रहेंगे। एक होगा बेस्ट केस सिनेरियो, एक होगा मोस्ट लाइकली केस सिनेरियो, और एक होगा वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब सिनेरियोज जो हैं वो तीन तरीके के होंगे कि भाई साहब अगर लक्ष्मी माता हम पे मेहरबान रही तो अपन बेस्ट केस पे आ जाएंगे, मतलब हमारे पास जो इनफ्लोज आएंगे वो सबसे बेस्ट होंगे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। ये तब होगा जब माता रानी की असीम कृपा हम पर होगी। इसके बाद अगला होता है आपके पास मोस्ट लाइकली केस सिनेरियो। ये मोस्ट लाइकली केस सिनेरियो क्या है कि सर मैक्सिमम चांसेस यही है कि हम यहां पर फॉल करेंगे, मतलब अपने जो कर्म है उन कर्मों के हिसाब से माता रानी हम पे इतनी कृपा कर पाएगी, मोस्ट लाइकली केस। और अगर बद से बदतर हालात हो गए, माता रानी हमसे नाराज हो गई, तो वो हमको इस केस में डाल देगी। मतलब तीन प्रोबेबल सिचुएशंस हैं कि आपका जो आउटकम है प्रोजेक्ट का वो या तो बेस्ट केस पे होगा, या तो मोस्ट लाइकली केस पे होगा, या तो वर्स्ट केस पे होगा। आपको इन तीन सिनेरियोस पे एनपीवी कैलकुलेट करना है। दिस इज नोन एज सिनेरियो एनालिसिस एंड नथिंग एल्स। एक बार चाहो तो मैं रीड करा दूं। Although sensitivity analysis is probably the most widely used risk analysis, it does have limitations. Therefore, we need to extend the sensitivity analysis to deal with the probability distributions of the inputs. तो probability consider नहीं करता है sensitivity. Sensitivity जो है वो probability consider नहीं करता है, लेकिन scenario based analysis probabilities को consider करता है। In addition, it would be useful to vary more than one variable at a time, so we could see the combined effect of changes in the variable. सेंसिटिविटी क्या कर रहा था, एक टाइम पे एक वेरिएबल को चेंज कर रहा था, जबकि सिनेरियो में हम एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स को चेंज करते हैं और उनका इंपैक्ट एनपीवी पे एनालाइज करते हैं। दो चीजें आ गई, सेंसिटिविटी के दो ड्रॉबैक्स हो गए। एक ड्रॉबैक वो प्रोबेबिलिटी कंसीडर नहीं करता, और दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया कि वो एक वेरिएबल को एट अ टाइम चेंज करता है, जबकि सिनेरियो एनालिसिस कह रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी को भी कंसीडर करेंगे और हम मोर देन वन वेरिएबल को एक साथ चेंज करेंगे ताकि उसका इफेक्ट हम एनालाइज कर सकें।
Scenario analysis provide answer to these situations of extension. This analysis brings in the probability of changes in key variables and also allow us to change more than one variable at a time. तो ये key variable के changes की probability को consider करता है और एक साथ बहुत सारे variable को change करने का option देता है. The analysis begins with the base case or the most likely set of values. Analysis begins with base case और most likely set of values जो हमारे पास आ सकती हैं. Then go for the worst case scenario and best case scenario. तो तीन scenarios में बातें होने वाली हैं. Most likely सबसे पहले निकाला जाएगा, फिर हम worst case निकालेंगे, फिर हम best case निकालेंगे. Alternatively, scenario analysis is possible where the some factors are changed positively एंड सम फैक्टर्स आर चेंज्ड नेगेटिवली. तो कह रहा है सिनेरियो एनालिसिस कुछ फैक्टर्स में पॉजिटिव चेंज करता है, कुछ फैक्टर्स में नेगेटिव चेंज करता है और उसके बाद एनपीवी निकालता है. कुल मिला के ये जो सिनेरियो एनालिसिस है ये मिक्सचर है, ये बहुत सारे चेंजेस को भी अकाउंट फॉर कर लेता है. वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो चेंजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं. So in nutshell, scenario analysis examine the risk of investment to analyze the impact of alternative combination of variables on the project's NPV और IRR. Right? तो आपके पास illustration number 8 आता है कि आप प्रोजेक्ट A को कंसीडर कर रहे हो और इस पे इनिशियली आपका 14 लाख रुपए इन्वेस्ट होना है एंड द पॉसिबल 3 कैश इनफ्लोस अटैच्ड विद द प्रोजेक्ट आर एस फॉलोज. और आपके पास तीन सिनेरियोज अवेलेबल हैं. वर्स्ट केस सिनेरियो, मोस्ट लाइकली सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो. वर्स्ट केस कहता है कि पहले साल 450 लाख आएगा, सॉरी 4,50,000 आएगा, दूसरे साल 4 लाख आएगा, तीसरे साल 7 लाख आएगा. मोस्ट लाइकली कहता है पहले साल 5.5 लाख आएगा, दूसरे साल 4.5 लाख आएगा और तीसरे साल 8 लाख आएगा. बेस्ट केस कहता है कि सर पहले साल 6.5, दूसरे साल 5 लाख और तीसरे साल 9 लाख आएगा. एज्यूम कर लो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है और डिटरमाइन कर दो एनपीवी इन ईच सिनेरियो. बताओ कुछ टफ है? आपका आउटफ्लो फिक्स है 14 लाख रुपए. एक बारी इन तीनों को डिस्काउंट करके एनपीवी निकालो, एक बारी इनको डिस्काउंट करके एनपीवी निकालो और एक बारी इनको डिस्काउंट करके एनपीवी. कुछ नहीं करना है, बेसिक एनपीवी निकालनी है. ये देखिए हमने वर्स्ट केस के इनफ्लोस को डिस्काउंट करवा लिया. डिस्काउंटिंग फैक्टर हमको गिवन था 9%. 9% से डिस्काउंट करा लिया, यहां पर नेगेटिव एनपीवी आई. फिर हमने मोस्ट लाइकली केसेस के इनफ्लोस को डिस्काउंट करवा लिया, हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आई 100 की. इसी तरीके से हम लोगों ने बेस्ट केस के इनफ्लोस को डिस्काउंट करा लिया, हमारे पास एनपीवी आ गई 311.85. दैट मींस कि अगर वर्स्ट केस पे चले गए तो नुकसान हो जाएगा, हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी. मोस्ट लाइकली और बेस्ट केस पर अगर जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एनपीवीज जनरेट हो रही हैं. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर रिजल्ट, एनालाइज व्हाट विल बी द एनपीवी ऑफ एक्सपेक्टिंग वर्स्ट केस सिनेरियो इन थर्ड ईयर. तो अब वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर एक्स वाई जेड लिमिटेड सर्टेन है, एक्स वाई जेड लिमिटेड सर्टेन है कि मोस्ट लाइकली रिजल्ट्स उनको मिल जाएंगे. मतलब उनको पता है कि वो यहीं पे फॉल करेंगे. दे आर डेड श्योर, दे आर डेड श्योर कि उनके पास मोस्ट लाइकली सिनेरियो आने वाला है. लेकिन वो लोग अनसर्टेन है अबाउट थर्ड ईयर कैश फ्लो. मतलब मैनेजमेंट को लग रहा है कि पहले साल 5.5 आ जाएगा, दूसरे साल 4.5 आ जाएगा, तीसरे साल के लिए वो श्योर नहीं है. तीसरे साल के लिए वो श्योर नहीं है, पहले दोनों सालों के लिए वो श्योर है कि पहले साल 550 लाख आ जाएगा और दूसरे साल 450 लाख आ जाएगा, लेकिन वो थर्ड ईयर के लिए श्योर नहीं है. तो ऐसे केस में वो कह रहा है कि सपोज करो कि तीसरे साल वर्स्ट वाला आ जाए. भाई हो सकता है ये भी आए, हो सकता है ये भी आए, हो सकता है ये भी आए. कह रहा है तुम डिसीजन ये मान के चलो कि ये आए, तीसरे साल में गिरी हालत में ये आ जाए, तो उस बेसिस पे तुम्हारा डिसीजन क्या होगा. यानी कि पहले साल 550 लाख इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, फिर 450 लाख इसे डिस्काउंट करना पड़ेगा, फिर 800 लाख की जगह हम किसको डिस्काउंट करेंगे? 700 लाख को. देखिए पहले साल 550 लाख, दूसरे साल 450 लाख और तीसरे साल 700 लाख का डिस्काउंटिंग किया है और डिस्काउंट करके आपके पास 23,871 रुपए की
पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, राइट। कुछ नहीं करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, कुछ नहीं करना है आपको। वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली केस और बेस केस के अंदर सिर्फ नॉर्मल तरीके से जो एलिमेंट्री मैंने आपको एनपीवी निकालना सिखाया था वो एलिमेंट्री काम करना है। इनफ्लोस को मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ और एनपीवी निकालनी है तीनों सिनेरियोस के अंदर। फिर इसके बाद बोल रहा था कि सर हम मोस्ट लाइकली केस के लिए सर्टेन है, मतलब पहले दूसरे साल हमारे पास यही रिजल्ट्स आएंगे, ये पक्का है। तीसरे साल के लिए हम श्योर नहीं है, तो हमने तीसरे साल के लिए वर्स्ट केस को पकड़ लिया। भाई सिंपल सी बात है ना कि गिरी हालत में ये तो आएगा ही, ये तो वर्स्ट केस है, गिरी हालत में ये तो आएगा ही। तो पहले साल ये आ गया, दूसरे साल ये आ गया और तीसरे साल ये आ गया, तो इस केस में आपकी एनपीवी क्या होगी, राइट जी सर। सर आप लोग के कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं ओवर। अब हम लोग एक पार्ट और लाएंगे इस वीडियो का, और उसमें जितने भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस को अपन टेकअप करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से अपन ओवर कर देंगे, राइट। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।